तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मुंबई की बीएसटी बसों के बारे में। 1873 में एज अ स्टार्ट हुई हॉर्स ट्रैम 2010 में मुंबई की वन ऑफ द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन माना जाता था, लेकिन आज 2025 में लोगों का कहना है ये बेस्ट नहीं वर्स्ट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है। कंपनी को हर महीने 300 से 400 करोड़ का नुकसान हो रहा है। ओवरऑल कंपनी का डेप्ट 9000 करोड़ क्रॉस कर चुका है। क्या रीजन है मुंबई की बेस्ट का वर्स्ट बनना? क्या इसमें पॉलिटिकल एंगल है? क्या इसमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है, या फिर ये टैबू बन चुका है कि गरीब लोग ही बीएसटी को इस्तेमाल करते हैं? चलिए इस वीडियो में जानते हैं क्या रीजन है बेस्ट का वर्स्ट बनना। हाँ। 1873 में मुंबई का सबसे पहला पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट होता है एज अ बम्बई ट्रामवे कंपनी लिमिटेड। 1874 तक ये सब ट्रैक्स बिछाते हैं। जैसे कि अभी मैं फ्लोरा फाउंटेन पे खड़ा हूँ। फ्लोरा फाउंटेन के सामने अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपको 4 ट्रैक्स दिखेंगे और ये वही 80s में बिछाए गए बम्बे ट्रामवे के ट्रैक्स हैं जो कि अभी तक एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो उस टाइम पे जो ट्रामवेज थे उनको 2 हॉर्स पुल करते थे। फिर बाय द टाइम जब 90s में रिक्वायरमेंट एंड कंज्यूमर्स बढ़ने लगे तो उन लोगों ने सोचा कि डेवलपमेंट के नाम पे हम इसको इलेक्ट्रीफाई करेंगे, हॉर्स ट्रैम को हटा के इलेक्ट्रिक ट्रामवेज लगाएंगे। और ये वही एग्जैक्ट एक ओरिजिनल इलेक्ट्रिक ट्रैम को यहाँ रखा गया है टीएसएमटी के बाजू में जो बाग है। और यहाँ पे आप देख के समझ सकते हो इसके ऊपर जो एक्चुअली ऐड है ना, वो ऐड भी 90s के टाइम का। ये 90s में मर्फी नाम का क्या रेडियो कंपनी थी, वो एक्चुअली एग्जैक्ट सेम दिखाने के लोगों ने प्रॉपर रखा है। तो जब कंपनी ने देखा कि उनको इलेक्ट्रिक ट्रैमवे के लिए जो वायर्स डालने पड़ेंगे, जैसे हमारे लोकल्स के ऊपर वायर होते हैं, ट्रैमवे के भी वायर डालने ही पड़ेंगे, तो उन्होंने सोचा कि हम 2 काम करते हैं। हम अपने ट्रैमवेज को इलेक्ट्रीफाई करते हैं, साथ ही हम बम्बई में एज अ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर भी बनते हैं। तो बम्बई ट्रैमवे कंपनी लिमिटेड मुंबई की सबसे पहली इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडेड प्राइवेट कंपनी भी बनी। तो दोस्तों जब बाय द टाइम मुंबई में पब्लिक कंज्यूमर्स बढ़ने लग जाते हैं तो 1926 में ट्रैमवे को हटा के बीएसटी बसों का लाया जाता है एज अ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। 1926 तक मुंबई में 7 रूट्स अवेलेबल थे एंड 49 बीएसटी बसें आ चुकी थी। जो अभी आप वो बस स्टॉप देख रहे हो अफगान चर्च, यही मुंबई का सबसे पहला बस स्टॉप था। यहाँ से प्रॉपर मार्केट तक की पहली बस शुरू की जाती है। तो बाय द टाइम 1947 तक जब मुंबई में कंज्यूमर बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे, आबादी बढ़ चुकी थी, तो जो मुंबई के प्राइवेट बस वाले थे वो बहुत ज़्यादा परेशान करते थे कंज्यूमर्स को। तो यहाँ पे हमारे बीएमसी ने एक अच्छा स्टेप लिया और बीएसटी बसों को एज अ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बना दिया, अपने कंट्रोल के अंदर ले लिया। और भी आगे बढ़ते बढ़ते 1926 तक साउथ बम्बई कम्प्लीटली बीएसटी के जाले में आ चुका था। हर एक एरिया का बीएसटी बसें अवेलेबल हो चुकी थी। तो ऐसा क्या होता है कि मुंबई की बीएसटी बसें दिन ब दिन खराब होती जाती है? अगर आप डिटेल्स में हिस्ट्री को देखो तो 2016 मुंबई की बीएसटी बसों का सबसे बेकार ईयर निकलता है। 2016 से पहले मुंबई की बीएसटी बसें एक्चुअली में उसका फुल फॉर्म था बृहन मुंबई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। इसका मतलब मुंबई की बीएसटी बसें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ पूरे मुंबई में इलेक्ट्रिसिटी भी बेचा करती थी। लेकिन 2016 में गवर्नमेंट इन 2 कंपनी को अलग कर देती है। अगर आप डिटेल में जानो तो मुंबई की बीएसटी बसें पहले से ही लॉस में चल रही थी, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई से जो प्रॉफिट हो रहा था उस प्रॉफिट के कवरअप से मुंबई की बीएसटी बसों को चलाया जा रहा था। लेकिन जब दोनों कंपनी अलग कर दी जाती है तो ये लॉस दिन ब दिन बढ़ता जाता है। हर साल बीएसटी बसों को 1000 से 1200 करोड़ का लॉस हो रहा है। हर महीने मुंबई की बीएसटी बसों को दिन ब दिन लॉसेस बढ़ के 300 से 400 करोड़ तक पहुंचता जा रहा है। और यही हाल है कि मुंबई की बीएसटी बसें इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो ऐसा क्या हुआ कि जो मुंबई की बीएसटी बसें और इलेक्ट्रिक सप्लाई साथ में सब अच्छे से चल रहा था, उसको अलग क्यों किया गया? अगर आप गवर्नमेंट से पूछो तो यहाँ पे 2 पहलू बनता है। गवर्नमेंट का कहना है कि ये इसलिए किया गया ताकि बीएसटी बसें खुद के पैरों पे खड़े हो जाए और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के भरोसे पे वो ना चले। लेकिन दूसरा रीज़न अगर आप डिटेल में सर्च करो तो यहाँ पे टाटा पावर और अडानी का भी हाथ आपको मिलेगा। टाटा पावर को और अडानी को मुंबई में एंट्री कैसे मिली, स्टैंडमैन को समझते हैं। 1905 से लेकर 2003 तक मुंबई में मोनोपोली थी बीईएसटी की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में लेकर। लेकिन 90s खत्म होते होते टाटा पावर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है, उसको लाइसेंस नहीं मिलता है इस मोनोपोली की वजह से। 2003 में कानून लाया जाता है कि इस मोनोपोली को खत्म किया जाए और प्राइवेट सेक्टर को भी एंट्री दी जाए। तो इसके बाद प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं। 2007 में टाटा पावर को मुंबई सबअर्बन का लाइसेंस मिलता है। फिर बाय द टाइम 2014 की 15 अगस्त को यही लाइसेंस बढ़ा के मुंबई सबअर्बन से मुंबई साउथ तक कर दिया जाता है और यहाँ पे मुंबई में बीईएसटी की मोनोपोली 100% खत्म हो जाती है। फिर 2016 में हमारी बीईएसटी अलग कर दी जाती है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की सर्विसेज। 2018 में अडानी रिलायंस के पूरे एसेट्स खरीद लेता है, इंफ्रास्ट्रक्चर खरीद लेता है।
2020 में BEST का इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का प्रॉफिट BEST बसों को जाना बंद हो जाता है। मुंबई सबर्बन में 100% कंज्यूमर्स टाटा और अडानी को ट्रांसफर हो चुके हैं और साउथ मुंबई में भी जो BEST की इलेक्ट्रिसिटी है वो बस 40% तक ही लोग यूज कर पा रहे हैं और बचा हुआ 60% रेशो टाटा और अडानी में ट्रांसफर हो चुका है। इन सारे रीजन से BEST बसों का दिन ब दिन डाउनफॉल शुरू हो जाता है। सबसे बड़े 6 रीजन है जिसकी वजह से BEST बसें आज इतनी खराब है। सबसे पहला फ्लीट श्रिंकिंग, इसका मतलब BEST बसों का कम होना। जब 2011 में BEST अपने टॉप पीक पे थी, BEST के पास 4700 बसें थी और 450 से ज्यादा रूट्स अवेलेबल थे, लेकिन आज 2025 में BEST के पास बस 2800 बसें बची, उसमें भी 33% बसें कंपनी की है और 67% लीज पे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के जरिए दिए गए हैं। BEST बसों के खराब होने का सेकंड बड़ा रीजन आता है फाइनेंशियल क्राइसिस। जो हमारी BMC है वो हर साल BEST बसों को 1000 से 1200 करोड़ का सब्सिडी प्रोवाइड करती है और साथ ही साथ में BEST बसें टिकट के जरिए, एडवर्टाइजमेंट के जरिए करीबन 2000 से लेकर 2500 तक करोड़ तक कमाती है। लेकिन अगर आप बजट देखो सालाना BEST का तो वो 4500 करोड़ का है। इसी रीजन से BEST बसें करंटली 9000 करोड़ से ज्यादा डेप में चल रही है और हमारी BEST बसों के पास नई बसें खरीदने का, हायरिंग करने का और अच्छे खासे ट्रेनिंग देने के पैसे अवेलेबल नहीं है। और इसी वजह से थर्ड रीजन भी आता है जो कि शॉर्टेज ऑफ ड्राइवर एंड कंडक्टर्स। जो हमारी BEST बसें के ड्राइवर्स एंड कंडक्टर उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर वे से नहीं हो पा रही है कि कंपनी के पास पैसे अवेलेबल नहीं है। ड्राइवर्स की कमी हो रही है, हर रोज करीबन 100 से 200 बसें डेपो में खड़ी रहती है ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ द BEST कंडक्टर एंड द ड्राइवर। चौथा रीजन आता है इलेक्ट्रिक बसों का डिले होना। 2023 में ओलेक्ट्रा कंपनी के जरिए 2100 इलेक्ट्रिक बसों का ऑर्डर दिया गया है, लेकिन आज 2025 खत्म होने वाला है, 3 साल के करीब हो चुके हैं, लेकिन अभी तक बस 536 इलेक्ट्रिक बसें डिलीवर की गई हैं BEST को। पांचवा रीजन जाता है BEST के खराब होने का प्राइवेट सेक्टर का कंपटीशन। अगर आप देखो तो मुंबई में बहुत सारी टैक्सी सर्विसेज आ चुकी है, जैसे कि अगर आप देखो ओला, उबर, रैपिडो, अब तो बाइक सर्विसेज भी मुंबई में अवेलेबल हो चुकी है। तो इससे क्या हुई, बहुत सारे कंज्यूमर BEST से शिफ्ट होके प्राइवेट सेक्टर ओला, उबर जैसी टैक्सियों पे जा चुके हैं। इससे हमारे BEST का रेवेन्यू कम हो गया है और लॉस बढ़ गया है। इन्हीं सभी रीजंस की वजह से जब BEST देखती है कि वो दिन ब दिन लॉस में जाए जा रही है तो वो अपना सबसे बुरा फैसला लेके वेट लीज पॉलिसी को लाती है। इस पॉलिसी में क्या होता है कि आप अपनी प्राइवेट बस दे सकते हो BEST को चलाने के लिए। अब इसमें क्या हुआ कि जब मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि बस 33% BEST की बसें हैं, 67% बसें वेट लीज पर हैं। तो अब जो वेट लीज वाली बसें होती हैं, यहाँ पे BEST इन बसों को 1 किलोमीटर का 55 रुपया देती है, लेकिन जो बसें BEST की ओन्ड है उन बसों पे BEST को 1 किलोमीटर पे 105 रुपए का खर्चा पड़ता है। मतलब वेट लीज वाले बसों पे डायरेक्ट 50% का मार्जिन उनका बचता है। अब जो उन बसों में बस भी कॉन्ट्रैक्टर की, ड्राइवर भी कॉन्ट्रैक्टर का, कंडक्टर भी कॉन्ट्रैक्टर का, बस रूट जो होगा वो BEST बताएगा और अदरवाइज बाकी सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्टर की होंगी। तो अब इसमें क्या हुआ कि जो बेस्ट की बसों के ड्राइवर हैं ओरिजिनल कंपनी के, उनकी सैलरी 55,000 तक है, लेकिन जो वेट लीज वाले ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, उनकी सैलरी 20,000 तक है। मतलब आधे, डबल से ज़्यादा का फर्क है दोनों की सैलरी में। इसी वजह से प्रोटेस्ट का बहुत ज़्यादा बढ़ना, बस का डिले होना, स्ट्राइक्स का होना बढ़ जाता है। और साथ ही साथ में जो वेट लीज के ड्राइवर हैं उनकी ट्रेनिंग भी वेट लीज वाला ही कराएगा। अब जो पहले BEST की ट्रेनिंग थी वो बहुत अच्छी क्वालिटी में होती थी, अच्छे मॉनिटरिंग से होती थी और बहुत ज़्यादा टाइम तक कराई जाती थी। अगर आप बचपन में देखे होंगे तो एक ट्रेनिंग वाली बसें भी चलती थी, जो कि अब मैं बहुत सालों से नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि वेट लीज वाले ड्राइवर की ट्रेनिंग भी वेट लीज वाला प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर करवाता है। और इसका बहुत बड़ा उदाहरण आपको मिलेगा कुर्ला वाला एक्सीडेंट। एक ही दिन में 9 लोगों की मौत हो गई थी, जो कि आज तक की BEST का सबसे बड़ा केस है। एक दिन में 9 लोग की मौत होने का रीजन क्या था कि जो वेट लीज वाला ड्राइवर था उसको ट्रेनिंग प्रॉपर तरीके से नहीं दी गई थी, उसको इलेक्ट्रिक बस चलाने नहीं आती थी, उसके बावजूद प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर ने उसको इलेक्ट्रिक बस चलाने के लिए दिया। उसने क्लच समझ के एक्सेलरेटर को नॉन स्टॉप दबाया और बस इतनी स्पीड में चली कि ऑन द स्पॉट 9 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। अगर आप शॉर्ट में को तो वेट लीज ही BEST का सबसे ज़्यादा गलत फैसला साबित होता है। इसी पॉलिसी के बाद से बसों में एक्सीडेंट्स बढ़ जाते हैं, स्ट्राइक्स बढ़ जाते हैं, बसों का भाड़ा बढ़ जाता है और बसों की कंडीशन दिन ब दिन खराब होती जाती है। जैसे कि हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें जो भी BEST में है, तो जो प्राइवेट बसों के ओनर है वो क्या देखते हैं कि बस चल रही है, बस चल रही तो पैसा आ रहा है। अगर बस की कंडीशन खराब है, आगे से उसका हुड टूटा है, पीछे का हुड टूटा है, तार से बंद है, तो क्या हुआ, बस चल रही है ना। बस यही बात पे लोग ध्यान नहीं दे रहे। इससे क्या हुआ कि जो हम कंज्यूमर्स हैं उनकी नज़र में BEST की इमेज बहुत खराब हो गई एंड वी आर अवॉइडिंग इट। हम नहीं चाहते BEST में ट्रैवल करना अंटिल बहुत बड़ी मजबूरी आ जाए
या कोई प्रॉब्लम आ जाए, जो डेली ऑफिस से छूटते हैं बसों में जाना पड़ता है वो ट्राई करते कि शेयरिंग रिक्शा मिल जाए, अभी मिलजुल के रिक्शा से चले जाए, ऊबर से चले जाए, और इसी चीज़ों का फ़ायदा उठा रहे हैं प्राइवेट कंपनी वाले। जैसे कि मुंबई में रैपिडो आ गया तो बहुत सारे लोग बीएसटी को छोड़ के रैपिडो पे भी शिफ्ट हो गए, बाइक टैक्सी का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि बीएसटी की सर्विसेज इतनी अच्छी नहीं मिल रही है। तो वी होप कि बीएसटी इसके बारे में कुछ करे और कोशिश करे कि वेट लीज पॉलिसी हटा दी जाए, कि जहाँ पे भी प्राइवेटाइजेशन होता है वहाँ पे कंज्यूमर्स को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो भी कंपनी या फिर कोई भी जो प्राइवेट इंसान होगा वो कभी भी देश के लोगों का भला नहीं चाहेगा, वो बस प्रॉफिट कमाना चाहेगा। तो प्राइवेट बसें जितनी भी बीएसटी में चल रही है वो हमें सर्विस के लिए नहीं है, वो तो पैसा कमाने के लिए चला रही है। और जहाँ तक हमें पता है, जहाँ तक हमने इन्फॉर्मेशन निकाली है, जितनी भी वेट लीज पे बसें हैं वो सब पॉलिटिशियंस की हैं। तो क्या ये जो रूल हटाया गया, वेट लीज पॉलिसी लाई गई, अडानी के एंट्री होना, ये सब बस कोइंसिडेंस है या फिर कुछ मिला जुला गेम? आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, ये सब तो नेगेटिव पॉइंट्स थे इस वीडियो में बीएसटी बसों को लेके। अब जो मेजर पॉजिटिव प्रोजेक्ट्स आने वाले या डेवलपमेंट की प्लानिंग की गई उस बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो बीएसटी और बीएमसी ऐसा नहीं कि बस सो रही हैं, उन लोग भी थोड़ा प्लानिंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। बस हमारे देश में करप्शन इतना बढ़कर है कि काम हो नहीं पाता है। अभी 2027 तक का ये प्लान है कि 8000 इलेक्ट्रिक बसें लाई जाएंगी और बीएसटी को 100% इलेक्ट्रीफाई कर दिया जाएगा। और उसके बाद साथ ही साथ में 8000 में से 1000 से 1200 बसें जो होंगी वो डबल टेकर बसें होंगी। बहुत ज्यादा हैवी ट्रैफिक वाला रूट से वहाँ पे ज्यादा कंज्यूमर एक साथ में ट्रैवल कर पाएंगे। सर्विसेज एंड रूट से उनको इम्प्रूव किया जाए, ज्यादा रूट्स बढ़ाया जाए और बसें भी बढ़ाई जाए। ये सारे पॉजिटिव हैं जो कि 2027 तक अचीव करने की प्लान है। लेकिन जब तक मुझे लगता है कि वेट लीज की पॉलिसी रहेगी ये सब अचीव होना बहुत मुश्किल है। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। इसी वीडियो की शूट पे हमें सीएसएमटी जाना था, तो हमने अपने घर से निकले 2 बाइक पे एक्वालैंड मेट्रो स्टेशन पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे हमें पार्किंग का पैसा देना पड़ा। पर बाइक हमने 70 रुपया पार्किंग का दिया। उसके बाद जो टिकट निकली, एक टिकट 70 रुपये की थी। हम 3 लोग थे तो 210 रुपया जाने का, 210 रुपया आने का, तो 420 रुपया मेट्रो की टिकट हो गई। एंड आफ्टर दैट 140 रुपया बाइक की पार्किंग, मतलब 550 रुपया हमें लोग का लग गया बस जाकर आने में। 3 लोग का 550 रुपया, ऑन एन एवरेज 200 रुपया पर पर्सन ट्रैवलिंग लगा है हमें। तो अगर आप देखो तो कितना ज़्यादा महंगा है। पहले तो सर्विसेज हैं ही नहीं, और जो सर्विसेज हैं वो इतनी ज़्यादा महंगी है। तो जो नॉर्मल डेली वेजेस वाले लोग हैं, जो डेली वेज पे जॉब करते हैं, वो कैसे ट्रैवल करेंगे? उनको मजबूरन बीईएसटी में धक्के मार के घुसना पड़ता है या फिर लोकल में जाना पड़ता है धक्के खा खा के, जिसमें एवरेज डेली 10 लोगों की जान भी चली जाती है। तो एज अ बीएमसी और गवर्नमेंट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि मुंबई में अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। नहीं तो मुंबई कर कब तक इसे सहेंगे और कब तक इसमें दबते रहेंगे? आपका क्या कहना है इसके बारे में? क्या हमारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है एज अ मुंबई का? है तो बताइए कमेंट करके, या फिर नहीं है तो आपको क्या लगता है, क्या रीज़न है, क्यों नहीं है? तो दोस्तों इसी साथ में इस वीडियो को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। वी होप कि 2027 तक मुंबई की बीएसटी इंप्रूव करेगी, और नहीं करे तो बाय द टाइम करे, लेकिन प्लीज़ करे, क्योंकि हमारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं है। अब जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे वो बनाएंगे मुंबई की लाइफ लाइन, मुंबई की लोकल के ऊपर। तो लेट्स सी दोस्तों कैसी वीडियो बनती है, क्या हम कवर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप देखिए, अपने दोस्तों को बताइए हमारे कंटेंट में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, व्हाट वी कैन इम्प्रूव, और क्या है जो हम ओवर एक्टिंग कर रहे हैं या फिर स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह, सब प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। हमारा कमीशन कब तक मिलेगा?